शर्मा ने कहा है कि सुर्खी और लाइम मोटर का जो प्रयोग है, का जो इस्तेमाल होता था बिल्डिंग में, ये तो बाबरी मस्जिद आने से बनने से बहुत पहले से भारत में यूज इस्तेमाल हो रहा था। तो वो आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो गया। फिर साहब तथ्यात्मक तौर पर एक और आर्ग्यूमेंट आया कि खुदाई के दौरान तो कुछ जानवरों की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो मंदिर में जानवरों की हड्डियां कैसे हो सकती हैं? तो इसमें दूसरे पक्ष ने जो एविडेंस दी कि मंदिरों में भी, जो मंदिर में जानवर पाले जाते हैं, तोता, मैना, कुछ हड्डियां पाई गई कि साहब ये किसी पक्षी की हैं, मुर्गे की हैं या किसकी हैं। तो ये संभव हो सकती है। फिर बात आई कि साहब जजमेंट में कहा गया कि अगर ये मस्जिद ही थी और ये दावा है कि वर्जिन लैंड पर मस्जिद बनी थी, तो मुस्लिम पक्ष ने ये दावा तो किया ही नहीं है कि ये मस्जिद थी और मस्जिद में हड्डियां पाई जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में भी जानवरों की बलि देना या खाने का तो प्रचलन नहीं है। और दूसरे पक्ष से ये भी कहा गया कि क्षत्रिय परंपरा में शिकार भी वर्जित नहीं है। राम क्षत्रिय थे, तो हड्डियों के होने से बात ना इधर की बनती है ना उधर की बनती है, कुछ भी प्रूव नहीं होता। और इससे कम से कम ये स्थापित नहीं होता कि मंदिर नहीं है। फिर माधव जी एक और आर्ग्यूमेंट आया। तो जब अवशेष निकले गए तो एक छोटा सा ढांचा पाया गया विद इन दैट कॉम्प्लेक्स, जिसमें छत थी और एक परनाला था जिसमें पानी जाने की नाली सी थी। तो अब वो कंप्लीट स्ट्रक्चर तो था नहीं, वो छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक व्यक्ति मुश्किल से बैठ ही सकता है, बल्कि ढंग से बैठ भी नहीं सकता। तो इसको मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा ये तो बुद्धिस्ट स्तूप नजर आता है। उन्होंने कहा ये बुद्धिस्ट स्तूप है। दूसरे पक्ष ने अपनी गवाही दी कि साहब ये जो परनाला है जिस दिशा में बना हुआ है, ये एक मिनी शिव मंदिर है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने कहा कि ये तो राम मंदिर की बात कर रहे हो, राम मंदिर में शिव मंदिर कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ से जवाब आया कि हिंदू परंपरा में मुख्य मंदिर यदि राम मंदिर भी हो, तो मिनी सब्सिडरी टेम्पल्स होने की परंपरा भी बहुत पुरानी है, जो आज भी देखी जा सकती है। आप किसी राम मंदिर में भी जाएंगे तो वहां पे शिवलिंग भी आपको मिल जाएगा अलग से, वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने ये ऑब्जेक्शन भी निर्मूल माने। तो ये जो सारे ऑब्जेक्शन, और फिर कोर्ट ने एक और बात की। कोर्ट ने कहा कि कानूनन जो फैक्ट्स प्लेंटिफ ने प्लीड किए हैं, वो उसी पर एविडेंस लीड कर सकता है। यदि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये एक वर्जिन स्थल पर मस्जिद बनाई गई थी, तो उनको यही प्रूव करना है। अब मुस्लिम पक्ष का ही दावा नहीं है कि ये बुद्धिस्ट स्थल था, तो उन्होंने कहा कि द विटनेसेस or the expert historians are now taking on their own trajectory and claiming what even the plaintiff has not claimed. तो कोर्ट ने कहा कि ये जो बुद्धिस्ट स्तूप और ये सब बात की है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्कियोलॉजिकली ऐसा एस्टैब्लिश नहीं होता। दूसरा, इन लॉ जो प्लीडिंग्स नहीं है, उस दिशा में जाया भी नहीं जा सकता। तो इस संदर्भ में फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने बाद में बयान दिए कि साहब एविडेंस गौर नहीं की गई। जबकि यदि आप गौर से देखें जजमेंट को, तो इट इज अबाउट एविडेंस 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 इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर, विच इज वेरी शॉकिंग कि इतनी एविडेंस डिस्कस हुई है पूरे जजमेंट में, और कहा जा रहा है कि साहब एविडेंस के ऊपर बेस नहीं है। माधव जी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो माधव जी, आई कांट हियर यू। हाँ, हेलो तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर ये कुल मिला के माधव यही जी, बात। बीच में मैंने मेरे जवाब के बाद मैं आपका एक भी शब्द सुन नहीं पाया, आपके होंठ हिलते देख पाया था। हाँ, मैं दोबारा वही आप बोल रहा प्रश्न हूँ रिपीट कर दो प्लीज। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि येन केन प्रकरण, ये प्रयास हुआ कि इसका फैसला ना हो, इसको डिले किया जाए। और ये भी सुनने में आया है, आप उसको बेहतर बता पाएंगे, कि एक समय आ गया था लेट 80s में, जहाँ की शायद मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने ये तय किया कि भाई ये इनके बहुत बड़े भगवान का वो सब कहते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। तो उस समय मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन अपने सारे ज्ञान लेकर के, अपने सारे एविडेंस लेकर के कूद पड़े
और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हम आपको एविडेंस देंगे, आप लड़ाई लड़िए। और उसके बाद में फिर बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहां पे हड्डियां पाई गई हैं। और कुल मिलाकर के ये करने से अंत में फिर तो उन्होंने ये भी तो कहा ना कि सेकुलर फैब्रिक जो इस देश का है उसको बहुत बड़ा आघात लगेगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कुल मिला के अ, इसका मतलब ये उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था कि इसके अंदर उनको अड़ंगा लगाना है, हम यही मान सकते हैं। अब इसमें आपने दो रोचक बातें रेज की कि एन ये इनके इन प्रकार कुछ प्रूव करने की कोशिश, और सेकुलर फैब्रिक दोनों पे आता हूँ। हम्म। तो क्या हुआ साहब कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी खुदाई कर ली, काम कर लिया, और इंटरवीनिंग पीरियड में उनको अपनी रिपोर्ट बना के पेश करनी थी, तो जी इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किसी रिपोर्टर ने फाइल करी कि साहब जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी एविडेंस में, अपनी सर्वे में ये पाया है कि हम्म। हिंदू मंदिर के या हिंदू धार्मिक स्थल के अवशेष उस स्थान पर पाए गए हैं। हम्म। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी। जी उसके बाद प्रोफेसर इरफान हबीब और प्रोफेसर मंडल, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनके इंटरव्यू छपे इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें इन लोगों ने दावा किया कि यहाँ पर एक कनाती मस्जिद थी, एक दीवार वाली कोई मस्जिद का भी चलन होता है जो ईद या ईदगाह था। और ये भी हम्म। कहा गया कि वहां पे बुद्धिस्ट स्तूप के अवशेष पाए गए हैं। जी तो जी। जब कोर्ट में ये बात आई तो जज ने ये प्रोफेसर मंडल से पूछा कि साहब, जी प्रोफेसर मंडल से प्रोफेसर मंडल से पूछा कि आपने जब इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में ये कहा कि यहाँ पर बुद्ध स्तूप पाया गया है या कनाती मस्जिद है, तो क्या आपने वो रिपोर्ट पढ़ी थी? अखबार ने तो अपनी स्टोरी करी अपने आधार पे। जब आपने ये कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ये पाया कि यहाँ पे बुद्ध स्तूप है या ईदगाह कनाती मस्जिद है, उन्होंने कहा नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि आप इतने बड़े शिक्षाविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो आपने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट पढ़ी नहीं, तो फिर कैसे ये निष्कर्ष निकाल लिया? हम्म। निकाल लिया। तो कोर्ट ने कहा फिर आपने ये एक अखबार में कह भी दिया, निराधार निष्कर्ष आपने समाज के सामने भी रख दिया, क्यों? तो उनका हम्म। जवाब है, हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हमें लगा कि देश में एक माहौल बन रहा है कि मंदिर के अवशेष पाए गए, तो हमें लगा उसको काउंटर करने की जरूरत है। तो कोर्ट हतप्रभ था। जस्टिस अग्रवाल कहते हैं कि ये कैसे एक्सपर्ट हैं जो केवल एक धारणा को काउंटर करने के लिए काउंटर धारणा पेश कर देते हैं बिना किसी आधार के। इन एक्सपर्ट्स पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो माधव जी, कोर्ट ने सिरे से एक एक करके एक एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन एक्सपर्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की एविडेंस को डिटेल में पूरा का पूरा एड वर्बैटिम कोट किया है, उसको डिस्कस किया और फिर खारिज किया है कि ऐसे एक्सपर्ट कहलाने लायक नहीं है, और इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। जी। जी अब आप टूरिज्म की बात कर रहे थे। जी। तो साहब, सेक्युलरिज्म तो बहुत अच्छी बात है। हर हाँ। व्यक्ति को समान नागरिक अधिकार होने चाहिए, और धर्म के आधार पर किसी से राज सत्ता को भेद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही जी। बात है। लेकिन हम्म। भारतीय परंपरा में और किसी भी सभ्य समाज में सत्य की भी गरिमा है। हमारे यहाँ पे सत्यमेव जयते भी है। और यदि सत्य तक पहुंचना है, और सत्य यह है कि वो स्थान जो है वो हिंदू उसको विशेष महत्व देते हैं, उसको अपना तीर्थ स्थल मानते हैं, प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, और सैकड़ों सालों से उसको उस रूप में देखते आ रहे हैं, और उसको चाहे वो मंदिर के रूप में देखे या उसको पूजते आ रहे हैं। तो उन्हें उससे वंचित क्यों किया जाए? तो सेक्युलरिज्म के नाम पर न तो हिंदू के साथ भेदभाव होना चाहिए, ना ही मुसलमान के साथ होना चाहिए। सेक्युलरिज्म तो स्टेट की नीति है कि स्टेट को सर्वधर्म संभाव के हिसाब से चलना है। और यदि कोई विगत में भारी आक्रांताओं ने भारी गलती की है, किसी समाज के प्रति अन्याय किया है, उसके धार्मिक स्थलों को तोड़ा है, और यदि वो रिस्टोर होते, तो इसमें सेक्युलरिज्म कहाँ आड़े आ रहा है?
सेक्युलरिज्म को कोई जी। खतरा नहीं है। और ये जो डर पैदा किया जाएगा कि साहब सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा यदि सत्य सामने आ गया, ये मेरी दृष्टि में बिल्कुल निराधार और बात। लेकिन आजकल आप देखें तो जितने भी हिस्टोरियन हैं जिन्होंने राम मंदिर के जो भी केस था और उसके बाद में आगे की तो राम मंदिर के बनने की परम जो भी कुछ था उसमें पूरे अड़ंगे लगाए, उस केस को डिले किया, करीब करीब कहते हैं 40-50 साल उन्होंने डिले किया। लेकिन आजकल वो बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं। तो उनको जो एक भयंकर क्षति हुई है या कि उनकी हार हुई है उससे वो उभरे नहीं है। और आजकल मतलब चाहे ज्ञानवापी के एक उसमें की बात हो रही हो, जिसके बारे में ये बार बार कहा जा रहा है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मुख्य मंदिर ही वो ही था जिसके ऊपर डोम बना दिए गए और वो किया गया। तो अब वो इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, उसको क्या कारण हो सकता है आपकी? देखिए, हाँ। अपने यहाँ पे एक कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हम्म। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, हम्म। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसी को मैं दूसरे रूप में कहूं, किसी पत्रकार की ख्याति का आधार उसकी विश्वसनीयता है, अच्छी पत्रकारिता है। एक हम्म। अच्छे प्रोफेसर को सम्मान ज्ञान देने से ही मिलता है, अन्वेषण और सत्य की खोज से। तो जब जी। हिस्टोरियन की हिस्ट्री के मामले में क्रेडिबिलिटी इरोड हो जाए, किसी ने नहीं सोचा था कि मंदिर मस्जिद का जो ढांचा है ये टूटेगा और खुदाई होगी, कोई सोच भी हम्म। नहीं सकता था। तो जब तक खुदाई नहीं होगी, कोई भी कहे जा रहा था नहीं साहब ये हिंदू मंदिर था नहीं था, कैसे निर्णित होगा? तो जो सारी जो कहानी रखी थी, वो जो मैंने आपको जिक्र किया, जो किताब थी, जो पैम्फलेट थी जो हिस्टोरियंस ने निकाली थी कि दिस मॉस्क वाज बिल्ट ऑन वर्जिन लैंड, वो तो निराधार हो गई। इट वाज फाउंड दैट वाज सर्टनली नॉट बिल्ट ऑन वर्जिन लैंड। उसके बेस में कई सौ सालों के स्ट्रक्चर निकले, कोई एक ही स्ट्रक्चर नहीं निकला। आप ऐसा जी। नहीं कह सकते कि एक काल का मंदिर था, उसमें दो तीन कालों के अलग अलग खंड निकले हैं। एक लेवल का चूना है, फिर दूसरे लेवल का, फिर तीसरे लेवल का। और जो दीवार है जिसके ऊपर तथाकथित मस्जिद टिकी हुई थी, वो मेरा ख्याल है 2.7 मीटर के आसपास है। 1 मीटर 3 फुट के करीब होता है, 3 फुट 3 इंच के करीब। तो हम्म। लगभग 3.25 मीटर की दीवार अगर है, 3.25 मीटर की दीवार चौड़ी, तो 9 फुट की चौड़ी दीवार है। यानी आप सोचिए कि आपकी एक ऑल्टो या मारुति गाड़ी है, आज की कोई भी गाड़ी, पूरी कार खड़ी हो सकती है, इतनी चौड़ी दीवार थी, जिसके जी। ऊपर पतली सी मस्जिद की दीवार बनी हुई थी, बाबरी मस्जिद की। तो ऑब्वियसली जजेस ने कंक्लूड किया कि जिस भी कारीगर ने ये दीवार बनाई है, उसको जाहिर तौर पर यह पता था कि नीचे 8 फुट चौड़ी प्लिंथ बनी हुई है, जी। जी। जी, तभी खड़ा कर सकते थे उसको। जो बहुत बड़ी चौड़ी है। तो इतने सफेद झूठ जब इतिहासकार बोले और उनके झूठ झूठ स्थापित हो जाएं, तो विश्वसनीयता पर भारी चोट पहुंची थी। और मैं तो बहुत ही अचंभित था कि यार इतने बड़े बड़े हिस्टोरियन जिनको हम स्कूल के कॉलेज में बड़ी सम्मानीय दृष्टि से देखते थे, इस तरह से सफेद झूठ बोल रहे हैं। और झूठ किस बारे में बोल रहे हैं? वो उस जजमेंट के बारे में बोल रहे हैं, पुरानी बातों की, पुरातत्व की अन्वेषण की बात नहीं। वो कह रहे हैं कि इस जजमेंट में भी एविडेंस नहीं कंसिडर हुई। और वो जजमेंट तो आज की तारीख में वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है। तो मतलब जब आप उसको भी देखते बिना हैं, पढ़े बोल रहे हैं। जी, उसको भी बिना पढ़े बोल रहे हैं, बिना समझ के बोल तो रहे हैं अपने हिसाब अब पढ़े बिना बोल रहे हैं या पढ़ने के बाद भी से। हम्म। आधार बातें कह रहे हैं, तो जाहिर है मतलब कोई भी विश्वास कैसे कर पाएगा? तो और दूसरी बात ये होगी कि ये जो दौर है लेट 90s के बाद से, जी। इंटरनेट का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ है। आज की तारीख में तो खैर इंटरनेट ही के जरिए व्हाट्सएप भी है, यूट्यूब भी है, सैकड़ों तरह की इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन दोनों है। लेकिन जी। एक आम व्यक्ति के पास अब महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर हर तरह के तथ्य सामने आने शुरू हो चुके हैं। आपके जी। इस जी। कार्यक्रम के माध्यम से भी कई लोगों को तथ्य, इसके पहले आप जैसे मेरे जैसे लोग अपनी बात बिना कोई अखबार या टीवी चैनल के आगे रख नहीं सकते थे। आज की जी। जी। तारीख में कोई कितनी बात रख सकता है। तो उस दौर के बाद क्या हुआ कि
आप लेख देख लीजिएगा रोमिला थापर जी के, वो कह रही है कि ये बड़ी दुखद बात है कि हिस्ट्री जैसे विषयों पर हाँ फिजिकल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज के लोग फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ बायोलॉजी के स्टूडेंट जो विदेशों में पढ़ रहे हैं भारत, वो भी कमेंट करने लगे हैं। हाँ तो साहब कॉमन सेंस तो लोग नहीं छोड़ेंगे ना। तो जब हिस्टोरियंस की सो कॉल्ड arguments are devoid of common sense and devoid of logic and contrary to facts which stare you in the face, तो जी विश्वसनीयता ही खत्म हो जाती है। और ये क्योंकि विश्वसनीयता खत्म हो रही है इस सॉरी सर, इसका एहसास तो उन्हें भी है। तो जब आपको खुद लगने लगे कि आपकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है, तो आप या तो कम बात बोलेंगे, और यदि वो अपनी बात रख भी रहे होंगे तो उसको लोग अब सीरियसली, माधव जी मेरा ख्याल है, ले नहीं रहे हैं। नहीं, वो शांत भी है, बोल भी नहीं रहे मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर वो अब बोलते तो बहुत सारे लोग तो उनके आसपास घूम रहे होंगे कि आप बोलिए। क्योंकि तार्किक बात बोलना आज सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि तार्किक और तथ्यात्मक, क्योंकि तथ्यों को लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब आज यदि कोई कहे कि उस फला जजमेंट में एविडेंस कंसिडर नहीं हुई, तो कोई भी वो जजमेंट उठा के देख सकता है। तो आप जी ऐसा जी झूठ नहीं बोल सकते। वो जमाने गए, क्योंकि जी वो जी क्या फोटोएं हैं, क्या पिलर्स हैं, क्या पिलर्स की तस्वीरें हैं, वो सब कोई भी जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट पे वो जजमेंट निकाल के वो तस्वीरें देख सकता है। जी जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय में कि किस तरह के आर्गुमेंट दिए गए, किस तरह का फैब्रिकेशन किया गया, किस तरह की तथ्यों से दूर जाकर के उसमें कहानियां बनाई गई, और एक पूरे प्रोसेस को, एक समझ लीजिए एक संघर्ष को, उसको परास्त करने के लिए जो है वो देश के तथाकथित जाने माने हिस्टोरियन उसमें कूद पड़े। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे समरसता, तो सत्य, जैसा कि आपने कहा कि सत्य की जो सत्य है, जो तथ्यपरक बात है, वही सत्य है। वो सत्य सामने आना चाहिए, चाहे अच्छा हो बुरा हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गूढ़ विषय पे और इन जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और हिस्टोरियंस, मेरी समझ में नहीं आता कि भाई कोई मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन क्यों होगा। मैं तो एक कॉमन सेंस लगा रहा हूँ, कोई मार्क्सिस्ट डॉक्टर हो सकता है क्या? कोई मार्क्सिस्ट इंजीनियर हो सकता है क्या? तो ये जो एक छूट ली जाती है क्योंकि आपकी एक आइडियोलॉजी है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात। धन्यवाद, नमस्कार।